नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों को फसलों की बेहतर दाम देने की दिशा में एक और फैसला। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 सीजन के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। नारियल की एमएसपी में 270 रुपए और बॉल नारियल में 750 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। गरीबों को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब गरीबों को दिसंबर 2023 तक मिलेगी मुफ्त अनाज की सुविधा। केंद्र सरकार वहन करेगी 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रही है लागू। सरकार उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों की समय पर आपूर्ति, ऋण, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई पर दे रही है सुविधा। रबी मौसम में अब तक 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है खेती। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से लोगों की बड़ी मुश्किलें, वहीं किसानों के लिए ठंड और कोहरा है फायदेमंद। रबी की फसलों में आई चमक। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया खेती के लिए इस तरह के ठंड का रहता है इंतजार। इस वर्ष ठंड बाद में आने से हरी मटर को अगेती फसल पर पड़ा है असर। वैज्ञानिकों की सलाह, खेती की नमी को बनाए रखें किसान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के विचारों पर आधारित है। 2023 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए 10,860 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। पिछले सीजन की तुलना में ये मिलिंग कोपरा के लिए 270 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 750 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि है। ये अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत पर मिलिंग कोपरा के लिए 51.82% और बॉल कोपरा के लिए 64.26% का लाभ सुनिश्चित करेगा। 2023 सीजन के लिए कोपरा की घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारत औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। ये नारियल उत्पादकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित करने और उनके कल्याण में पर्याप्त सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन एनसीसीएफ मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत खोपरा और छिलके वाले नारियल की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों सीएनए के रूप में काम करना जारी रखेंगे। 2018 के बजट में किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का जो निर्णय लिया था, जिसकी घोषणा की थी, उसको लगातार निभाने का काम किया है। और ये एमएसपी जो है, ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज संबंधी एक और अहम फैसला दिया। इस निर्णय के बाद अब गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज की सुविधा मिलेगी। इस पर होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग
जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा तिलहन और दलहन जैसी कमी वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू कर रही है। समग्र रणनीति में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, आयात निर्भरता को कम करना और कृषि निर्यात में उभरते अवसरों का उपयोग करना है। उच्च उपज वाले किस्मों की गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर आपूर्ति, नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी, ऋण, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई और कटाई के बाद की सुविधाएं आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाथ में लिया गया है। ये सभी कार्य इस वर्ष रबी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेंगे। केंद्र सरकार ने फसलों पर ध्यान देकर आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया है। जहां तिलहन और दालों के महंगे आयात से मांग पूरी की जाती है, इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ HYV बीज के सिंडिकेट मुफ्त में दिए जाते हैं। HYV बीजों के उपयोग के कारण उच्च उत्पादकता के साथ साथ गेहूं, तिलहन, दालों और पोषक अनाज के तहत लाए गए बढ़े हुए क्षेत्र देश में खाद्यान्न उत्पादन और बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप दालों में आत्मनिर्भरता आएगी, खाद्य तेलों का आयात कम होगा और गेहूं और बाजरे की वैश्विक मांग को पूरा किया जा सकेगा। देश का किसान कृषि में देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख योगदान देगा। केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सुशासन का मतलब अधिक दक्षता, लोगों के अनुकूल सरकार और उच्च स्तर की पारदर्शिता प्रदान करना है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक नया भारत बनाने की दिशा में कदम उठाया है और ये सुशासन से ही संभव है। CII ने नई दिल्ली में टेक्सकॉन 22 सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने टेक्सकॉन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस बार की थीम प्रतिस्पर्धी कपड़ा और परिधान क्षेत्र बनाने के लिए उभरते अवसरों का लाभ उठाना रखा गया है। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री ने कहा कि वस्त्र व्यापार को आसान करने के लिए मंत्रालय ने तमाम प्रयास किए हैं। इसमें टेक्सटाइल क्षेत्र को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने, उत्पादन की बेहतर गुणवत्ता बनाने और साथ ही टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के साथ ही कपास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। इंजीनियरिंग के तौर पे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए तो इसमें कैसे डालें, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले कैसे इसमें करें, अगर एग्रीकल्चर को करना है नेट वगैरह में तो जियो टेक्सटाइल का जितना भी कंपोनेंट है उसको किस तरह से किस मिनिस्ट्री के साथ में लोगों तक ले जाकर अवेयर करना है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं। इसमें मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, फिर मार्केट कैसे उसको करना, कैसे प्रोटेक्ट करना, जैसे बताया जिम पोर्टल के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट से आपको क्या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या इनपुट्स चाहिए, मार्केट क्या है इसके लिए भी है, और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये सब चीज़ के बारे में हम लोग अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देश में किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को अपने उत्पादों के विपणन और कृषि जिन्सों के प्रचार में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संघ यानी FPO गठित किए गए हैं। भरतपुर जिले में नाबार्ड द्वारा 16 FPO बनाए गए हैं। जिले में संचालित FPO से क्षेत्र के किसानों में नए उल्लास के साथ आमदनी का एक और जरिया मिला है। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर जिले की 80% आबादी जीवन यापन के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। भरतपुर जिले में कुल 3 लाख किसान हैं, जिनमें से 2.5 लाख किसान लघु और सीमांत किसान हैं। भरतपुर जिला सरसों, शहद और दूध के उत्पादन में अग्रणी है।
यहाँ के किसानों और पशुपालकों को अपने कृषि उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिले, समय पर खाद्य बीज की उपलब्धता हो, इसके लिए लघु और सीमांत किसानों को संगठित करके अब तक 16 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया गया है। इस संगठन के माध्यम से 10,000 किसानों को जोड़ा गया है। सदस्य किसानों से 1 करोड़ 20 लाख की सदस्यता राशि इकट्ठी की जा चुकी है। वहीं 38 लाख की अंश राशि सरकार की ओर से मिली है। इन संगठनों द्वारा अभी तक 4 करोड़ से अधिक का व्यवसाय भी किया गया है। FPO से जुड़े किसानों को स्थानीय उद्योगों में भी भ्रमण करवाया है ताकि किसान FPO के माध्यम से प्रसंस्करण की स्थापना कर सकें। भरतपुर जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि एग्रीकल्चर और किसान कैसे मजबूत हों, और इसी दिशा में काम करने के लिए FPO के थ्रू, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम है, उन दोनों को मिला करके नाबार्ड और यहाँ जो एजेंसी है उनको मिला करके जिला प्रशासन ने एक पहल करी थी। इसको 8-9 महीने हो चुके हैं। जब हमने पहल शुरू करी थी तब लगभग 1600 किसान थे जो FPO में ऑर्गेनाइज थे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज 10,000 किसान जो हैं वो FPO से जुड़ चुके हैं और लगभग 16 ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं। इनको हमने खाद बीज का लाइसेंस दिलवाया है। FPO जो संगठन है वो उसमें किसान आने वाले रबी सीज़न में अब हमारा प्रयास रहेगा कि मंडी लाइसेंस हमने इनको जारी कर दी हैं। मंडी लाइसेंस से ये अब ना केवल अपना उत्पाद इकट्ठा करेंगे बल्कि खरीद और उसकी बेचान भी कर सकेंगे। कृषि मंत्रालय की इस पहल में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड द्वारा भरतपुर जिले में 6 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। नाबार्ड के द्वारा भरतपुर जिले में इस स्कीम के तहत 6 FPO बनाए जा रहे हैं। राणा सांगा FPO है, उसने बहुत कम समय में, ये जुलाई 2021 में रजिस्टर्ड है, अभी इसमें 860 किसान हैं। इसमें से 95% लघु और सीमांत किसान हैं, 15% महिलाएं हैं और इस संगठन ने बहुत कम समय में 27 लाख की शेयर पूंजी, सरकार की इक्विटी ग्रांट के तहत 10 लाख की इक्विटी भी ले ली है और इसका जो टर्नओवर है वो 70 लाख है, जो साल के अंत तक 1.5 करोड़ पहुंच जाएगा। जिले के किसान केंद्र सरकार की इस पहल के तहत उचित मूल्य, समय पर खाद्य बीज की उपलब्धता और कृषि उत्पादों को सीधे खलियान से खरीदे जाने से काफी प्रसन्न हैं। FPO से बहुत लाभ मिली, अच्छी फसल हुई और मैंने उचित मूल्य की दुकान से फ्री गेहूं मिले और सरसों भी मिली, बाजरा भी मिला और भैंसन के लिए लोन भी मिलने की कह रहे हैं। तो इससे डेयरी खुल सके, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने को फीस भी मिल चुका है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो है और अच्छा काम कर सके। हम बाहर से लेने जाते तो उसमें लाइन लगनी पड़ती थी, इधर उधर डोलते थे। यहाँ पे क्या आराम से मिल जाता, ले जाते हैं। टाइम से मिला है, आधी रेट में मिल रहा है। बाजार में तो 1800 को 2000 का कट्टा आता है 40 किलो का, यहाँ आधी रेट में मिला है। किसानों की जो भी फसलों से संबंधित समस्या आती हैं तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आकर के हमारे किसानों को भी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ जो सदस्य जुड़े हैं तो FPO के जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हमारे जितने भी सदस्य इसके FPO के सदस्य हैं उनमें उसका प्रॉफिट भी उनको बराबर बांटा जाएगा। जैसे मोदी जी की योजना है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए, निश्चित रूप से अगर सही तरीके से हमारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी आय दुगनी नहीं, हमारी चौगुनी आय भी ये संभव है। जिले के सभी किसान उत्पादक संगठनों को मिलाकर फेडरेशन बनाया जा रहा है, जिसके तहत अमूल की तर्ज पर कॉमन ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इस प्रकार खुशहाल किसान और आत्मनिर्भर गांव की दिशा में केंद्र सरकार की यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। मंजू मीना, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और एक सप्ताह से बढ़ी ठंड और कोहरे ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं किसानों के लिए फायदेमंद है। इससे रबी की फसलों में चमक आ गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि खेती के लिए इस तरह की ठंड का इंतजार दिसंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस वर्ष ठंड कुछ बाद में आई। इससे हरी मटर की अगेती फसल पर असर पड़ा है। वर्तमान में जो ठंड पड़ रही है उससे रबी की फसलों को फायदा पहुंचेगा। रबी की फसल विशेषकर सब्जियों के लिए कड़ाके की ठंड की बहुत जरूरत होती है।
शुरू में ठंड न होने से मटर, टमाटर, हरी मिर्च सहित तमाम फसलों पर इसका असर दिखने लगा था। यदि ठंड और कुछ दिन नहीं पड़ती तो परेशानी बढ़ जाती। वहीं कोहरा भी फायदेमंद होता है, बशर्ते यदि दिन भर कोहरा रहे तो परेशानी बढ़ जाती है। पूरे दिन में 1-2 घंटे के लिए धूप होना जरूरी है। सब्जी अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में फरवरी के अंतिम सप्ताह की तरह मौसम होने लगा था। इससे हरी मिर्च और अन्य सब्जियां रोगग्रस्त हो गई थीं। अब ठंड पड़ने से पुनः सब्जियां सही हो गई हैं, इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय यदि हल्की बारिश हो जाए तो फसलों के लिए और अच्छा रहेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकृति जब अपने मौसम के अनुसार अनुकूल रहती है तभी फसलों में भी रौनक आती है। पहले ठंड कम होने से रबी की फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था, लेकिन अब मौसम ठीक हो रहा है, फसलों में भी रौनक आ गई है। किसानों को इस समय खेत की नमी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 26 और 27 दिसंबर को हिमालय के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की वर्षा हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर फिर से बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले छतरपुर में भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत देश की बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसके तहत लोग अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंकों में खाता खुलवा रहे हैं ताकि उनके भविष्य की जिम्मेदारियों के पूरा किया जा सके। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले छतरपुर में विकास के लिए केंद्र द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का फायदा लोगों को दिया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत देश की बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से साल 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे परिवार अपनी बेटियों के भविष्य, उच्च शिक्षा और शादी विवाह आदि पर होने वाले खर्चों से अब बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र हैं। इन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बहुत बड़ी समस्या का निदान कर दिया है जब से उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता खुलवाया है। ये फैसला उनका सही रहा। अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल है। वे अपनी बेटी के अब सब सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने यह खाता आप प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोला और अब मैं अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और उसके विवाह के संबंध में धन के एकत्रीकरण को लेकर के निश्चिंत हूँ। मुझे जो है उसकी चिंता अब नहीं रही। मैंने सुकन्या समृद्धि योजना देखी और मैंने वो योजना दोनों बच्चों के नाम खुलवा दी। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पैसा देके मेरी बहुत सारी सेविंग एक टाइम पे इकट्ठी हो जाएगी जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम आएगी। मेरी भतीजी का खाता खुलवाना था, इसलिए मैं पोस्ट ऑफिस गई और वहाँ मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री सुकन्या योजना के तहत खाते खोले जा रहे हैं, जिसमें ब्याज बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने वहाँ गई और अपनी भतीजी का खाता खुलवाया, जिससे मुझे अब उनकी शादी और पढ़ाई की चिंता नहीं रही। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पोस्ट ऑफिस के मैनेजर के मुताबिक छतरपुर जिले में जिला प्रशासन और पोस्ट ऑफिस के संयुक्त प्रयासों से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 33,000 खाते खोले गए और वर्ष 2022-23 में लगभग कुल 37,000 खाते खोले जा चुके हैं। सुकन्या योजना वास्तविक में एक ऐसी खाता, एक अद्भुत खाता है और यह दिन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत खाता दिया जो कि गरीब लोग से लेकर के अमीर लोग तक सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सुकन्या मतलब आज के जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें सबसे सर्वाधिक ब्याज है।
चाहे अपन बैंक की बात करें, चाहे अपन पोस्ट ऑफिस की बात करें या अन्य किसी भी तरह के सरकारी संस्थानों की बात करें, तो उसमें हमारा जो सुकन्या योजना है उसमें सबसे सर्वाधिक ब्याज है। सुकन्या समृद्धि योजना देश में एक छोटी और सबसे अच्छी निवेश योजना है जो बेटियों के भविष्य में होने वाले खर्च की पूर्ति करती है। इस योजना के तहत कोई भी अभिभावक न्यूनतम 250 रुपए की राशि से नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर अपनी बालिका के नाम से खाता खुलवा सकता है, जिसमें एक वर्ष में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मंडी भाव की ओर जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,720 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदे 95 रुपए टूटकर 5,625 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 22 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,620 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 150 रुपए गिरकर 5,470 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 दिसंबर को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 दिसंबर को सरसों का भाव 20 रुपए लुढ़क कर 6,550 रुपए से 6,530 रुपए पर आ गया। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी सरसों की बुआई 89,99,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 83,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,81,000 हेक्टेयर आगे है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 22 दिसंबर को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को भी 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में 22 दिसंबर को सेब का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 100 रुपए की बढ़त के बाद 2,500 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 23 दिसंबर को सेब का भाव 1,000 रुपए की भारी बढ़त के बाद 3,500 रुपए से 4,500 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में 22 दिसंबर को सेब का भाव रहा 6,190 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 6,180 रुपए पर आ गया। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए फुल एक्शन में है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए शनिवार से रैंडम कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 220.04 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें 95.12 करोड़ दूसरी डोज और 22.36 करोड़ बूस्टर डोज भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें 2012 में वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक से स्वीकृत ऋण में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में चल रही सेकेंड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया के दौरान शनिवार को सुबह पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर अचानक निरस्त कर दिया गया। पेपर आउट होने के चलते परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों से पेपर वापस ले लिया गया। ऐसे में परीक्षा केंद्र के बाहर युवाओं का गुस्सा फूटा। युवाओं ने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से कोहरा और कपकपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिर रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। कोहरे की वजह से दृश्यता भी गिरती जा रही है। केरल के इडुक्की में सबरीमाला के तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस की दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने और 2 के घायल होने की खबर है। ये दुर्घटना केरल तमिलनाडु सीमा के नजदीक इडुक्की के कुमुली में हुई, जब बस नियंत्रण खोकर 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। दुर्घटना के समय ये बस सबरीमाला से तमिलनाडु वापस लौट रही थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।